पर्सनालिटी पॉलिटिक्स भी आता है ना, क्योंकि देखिए आप कि अगर हम विदेश नीति की बात करें तो खाड़ी के साथ जो हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं उसके लिए बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इंटरवेंशन, आपको सम्मान भी दिया गया था वहाँ पर। तो चाहे ईस्ट एशिया हो या वेस्ट एशिया हो, इसमें पर्सनालिटी पॉलिटिक्स कहाँ तक इम्पोर्टेंट है कि आप उनके जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं उनके साथ आपका वाइबिंग होता है, आप उनके साथ बातचीत करते हैं और वो फिल्टर डाउन होता है, फिर कहाँ तक इसमें पर्सनालिटी पॉलिटिक्स भी है? मैं समझता हूँ कि इसके अलग अलग व्यू हो सकते हैं और सब सही हो सकते हैं। एक मत स्ट्रॉन्ग है कि पर्सनालिटी कल्ट या पर्सनल रिलेशन ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं डाले थे। एक मत है, स्ट्रॉन्ग मत है। मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी अगर प्रोटोकॉल में फंसी रहेगी तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डिप्लोमेसी की ताकत भी इनफॉर्मल में भी है, प्रोटोकॉल में ही ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल में ज़्यादा पोजीशनिंग होता है, पहले कौन आएगा, पहले कौन हाथ मिलाएगा वगैरह, उसी में समझ जाता है। तो मैंने शुरू से देखा कि भाई जैसे मेरी शपथ हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने तय किया कि मैं सार्क देशों को 2014 की शपथ, हाँ 2000 पहली बार सार्क देशों को बनाने का मेरे मन में विचार आया। और उसके पीछे कारण ये था क्योंकि मेरा चुनाव प्रचार में मुझ पर आरोप एक ही था कि ये मोदी जो कि राज्य से आया है, ये देश की राजनीति क्या समझेगा, विदेश नीति क्या समझेगा, ये तो डुबो देगा। ये चुनाव प्रचार का मेरा खिलाफ के जो मुद्दे थे उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। सब लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। तो मुझे लगा इनको एक ही एक्शन से मुझे जवाब दे देना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं है पहले दिन से। तो मैंने शपथ समारोह में सार्क देशों को बुलाया। उसके पहले मैंने बैक चैनल से उन सबसे सहमति ले ली थी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई, और सब लोग आए। मेरा शपथ हुआ। फॉरेन मिनिस्टर अभी तो हमारा बना भी नहीं था और मैं इन सारी चीज़ों से बिल्कुल नया था, बिल्कुल अनभिज्ञ था, लेकिन बायलैटरल सबके साथ होना था। जब हम लोग हैदराबाद हाउस में गए तो मुझे समझाया सब प्रोटोकॉल वालों को, सब ऐसा होगा, वो आएंगे, आप ऐसा कहेंगे सर। जब समय हुआ आना शुरू, मैंने कहा ऐसा करो मैं बाहर जाता हूँ उनको लेने के लिए। तो सारी सिस्टम हिल गई थी कि यार अपने प्रधानमंत्री गेट पर जाएंगे। सारी मेरी एमईए की प्रोटोकॉल की जो दुनिया थी ना, उसके लिए वो पहला ही दिन बड़ा गजब होता, और मेरे लिए वो एक एक्शन सारे मेरे दरवाजे खोल दिए थे। और इसलिए मैं प्रोटोकॉल में बंधने के बजाय परफॉर्मेंस पर फोकस करके डिप्लोमेसी के लेवल को शिफ्ट करने का प्रयास किया और उसमें मुझे सफलता मिली है। प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट बाइडेन, प्रेसिडेंट ट्रंप, इन तीनों के साथ आपने काम किया हुआ है और इंडिया यूएस रिलेशंस एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे हैं। लेकिन बहुत से मुल्क हैं जो भारत की अपवर्ड ट्रैजेक्टरी से परेशान होते हैं। ये इट इज़ अंडरस्टूड कि ये है, जैसे कि चाइना, क्योंकि वो दे यूज टू थिंक कि ग्रुप ऑफ टू होगा, एक तरफ चाइना, एक तरफ अमेरिका, मतलब दो पावर सेंटर्स होंगे। तो मैं सिर्फ उदाहरण के लिए चाइना दे रही हूँ, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो मुल्क हैं वो भी थोड़े असमंजस में है कि ये भारत की ट्रैजेक्टरी इतनी ऊपर इतनी जल्दी जा रही है। क्या हम अपने नेबरहुड को अपनी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा नहीं बना सकते? अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारी डे वन से पॉलिसी है, एक नेबर फर्स्ट, दूसरा एक्ट ईस्ट। तो जो हमारे ईस्टर्न पार्ट के जो हमारे आसियान कंट्री के देश हैं उसमें हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लिया है, यहाँ नेबरहुड फर्स्ट। तो ये हमारा डे वन से हमारे देश की भी पॉलिसी है और हमारी भी पॉलिसी है। पहले लुकैस था, मैंने आकर के उसको एक्ट ईस्ट कहा, लेकिन इसमें दूसरा, आज दुनिया के
सैकड़ों मील दूर भी कोई देश है, उनको लगता है कि भारत की प्रगति में हमारा कोई बेनिफिट है, तो पड़ोसी क्यों नहीं देखेगा। आज पड़ोसी सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि भारत उनके सबसे, अब जैसे कोविड के कालखंड में कोई पड़ोसी देश ऐसा नहीं है कि जिसकी हमने मदद नहीं की हो। नेचुरल कैलेमिटी, कोई ऐसा देश नहीं है। अब जब नेपाल में भूकंप आया, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम थे। श्रीलंका में बहुत बड़ा क्राइसिस आया, उस क्राइसिस के समय सबसे ज़्यादा उनको मुसीबत में से बाहर निकालने का कोई काम किया है हिंदुस्तान ने किया, और पब्लिकली वो रिकग्नाइज करते, इसको कहते हैं। और इसलिए मैं तो दूसरा अनुभव कर रहा हूँ, वो हमसे बहुत अपेक्षाएं करते हैं, और पॉजिटिव अर्थ में मैं कहता हूँ, अच्छे रूप में देखते हैं। और भारत ने भी कहा है कि भाई हम हमारे सभी देशों को, पड़ोसियों को शक्तिशाली और समृद्ध देखना चाहते हैं। आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था 2014 से ही पाकिस्तान, चाइना के साथ भी ऐसे किया था, लेकिन जब आप सक्सेस स्टोरी या अपने नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान, चाइना, मालदीव्स ये भी आते हैं, और यहाँ पर कटाक्ष है अगर आप बात करें तो। इसके लिए सुधार उसमें उनकी अंदरूनी राजनीति महत्वपूर्ण है। भारत और उन देशों का संबंधों से ज़्यादा उनका इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए कुछ चीज़ें जरूरी है। जी, विदेशी मीडिया जो है वो हमेशा कहती है कि मोदी इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। वो इस बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी कहती है कि अ स्ट्रॉन्ग मोदी मीन्स डेमोक्रेसी स्टार्ट स्लाइडिंग। मतलब लोकतंत्र के लिए खतरा है अगर मोदी जी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन भारत में कुछ और ही है, वही रेटिंग्स, वही एजेंसीज कहते हैं कि लोग जो हैं वो खुश हैं कि मोदी जी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो उन्हीं के रेटिंग्स ये कहते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात है कि उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है और उनके इस कंक्लूजन पर आने का आधार क्या है, ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जिस देश में 6 लाख पंचायतें चुने हुए लोगों से चलती हो, दुनिया में कोई देश ऐसा है कि जहाँ 6 लाख पंचायतें और नियमित रूप से चुनाव जहाँ होते हैं, इतने राज्य, अनेक पार्टियों की सरकारें। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कहीं सत्ता में ना हो। तो ये सब होने के बावजूद अगर ये कहना कि सर्वसत्ताधीश कोई बन रहा है, तो ये तो मुझे लगता है उनको जानकारियों का अभाव है हिंदू। दूसरा, अगर मोदी सर्वसत्ताधीश के रूप में रहता तो G20 में मेरे अगल बगल में ही कर रहा है। मैंने तो राज्यों के पास, क्योंकि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ये हमारा। मोदी जी, मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसकी दुनिया में गुंज कर रहा हूँ, तो उनको क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी स्वीकारने को तैयार नहीं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है।